गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल वेरी वेल। आज के सेशन में हम बात करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में जो सॉलिड स्टेट से लिया गया है। इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉलिड स्टेट चैप्टर से 15 एमसीक्यूज क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसका गलनांक उच्च होता है? ऑप्शन है इसके लिए ससंयोजी ठोस, छद्म ठोस और इसके बाद है आयनिक ठोस और फिर है आणविक ठोस। तो यहाँ पर जो है जो आयनिक ठोस होता है इसका गलनांक सबसे उच्च होता है, तो हम ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, एक ठोस अति कठोर व गलित अवस्था में विद्युतरोधी है, बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, यह कौन सा ठोस है? तो अगर हम बात करें कि ये कौन सा ठोस है तो इसके लिए ऑप्शन है आणविक ठोस, आयनिक ठोस और फिर धात्विक ठोस और इसके बाद है सहसंयोजित ठोस। तो जैसे नाम सुने होंगे हीरा का, हीरा जो है सहसंयोजित ठोस होता है जो अत्यंत कठोर होता है और वो गलित अवस्था में विद्युतरोधी भी होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सहसंयोजित ठोस, वही आंसर हमारा राइट होगा। हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का, तो क्वेश्चन नंबर 18 है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है हमारे पास H2O बर्फ। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन से ठोस विद्युत का चालक आघातवर्धनीयता व तन्य होती हैं? वो कौन से ठोस हैं जिनमें विद्युत चालकता के गुण पाए जाते हैं, आघातवर्धनीयता के गुण पाए जाते हैं और तन्यता के भी गुण पाए जाते हैं, वो हमें बताना है। आणविक ठोस ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बाद है आयनिक ठोस, फिर है धात्विक ठोस और इसके बाद है सहसंयोजित ठोस। तो धातु के प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, इनमें आघातवर्धनीयता के गुण पाया जाता है और तन्यता के गुण पाए जाते हैं। इस वजह से धात्विक ठोस हमारा ऑप्शन इसका राइट होगा 19 का। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर में है एकक कोष्ठिका के पैरामीटर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एकक कोष्ठिका के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो इनमें जो है जो कोर की लंबाई होती है या हम अक्षीय दूरियां बोल सकते हैं, तो इनमें जो अक्षीय दूरियां होती हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, इसके साथ साथ जो अक्षीय कोण होता है अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एकक कोष्ठिका के जो पैरामीटर होते हैं वो होता है स्मॉल ए, बी, सी एंड अल्फ़ा, बीटा, गामा। इस वजह से 20 का ऑप्शन नंबर डी सही होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का, मैच बॉक्स की ज्यामिति होती है। अगर मैच बॉक्स की ज्यामिति के बारे में बात करें तो जो मैच बॉक्स होता है उसमें उसका जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है सबका जो मान होता है वो अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। वो तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। इस वजह से मैच बॉक्स की जो ज्यामिति होती है वो होता है विषम लंबाक्ष। क्वेश्चन नंबर 22 है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी तथा अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा। यहाँ पर जो वर्ड में लिखा हुआ है ये सब सिंबल में लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें कह रहा है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी तथा अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा है। तो इस स्थिति में क्या होगा? यह स्थितियाँ किसको दर्शाती हैं? तो यह स्थितियाँ दर्शाती हैं त्रिंताक्ष को। फिर अगला है ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। तो ब्रेविस लेटिस का जो नंबर होता है वो टोटल होता है 14। तो इसे हमें याद रखना है, ब्रेविस जालकों की संख्या 14 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 24, फलक केंद्रित घनीय संरचना में प्रत्येक गोले के लिए अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या होगी। तो अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या 1 होती है, इसे याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का, एफसीसी संरचना में ए परमाणु कोनों पर बी परमाणु फलक केंद्रों पर स्थित हैं। यदि बी का एक परमाणु किसी फलक से हटा लिया जाए तो यौगिक का जो सूत्र होगा वो आपका A2B5 होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 26, एक ठोस एक्स और जेड से मिलकर बना है
परमाणु Z CCP व्यवस्था में है, जबकि परमाणु X सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेरे हुए हैं, यौगिक का सूत्र है। तो इस स्थिति में जो Z परमाणु है वो CCP व्यवस्था में अरेंज्ड है। तो CCP व्यवस्था में Z का जो नंबर होता है वो आपका n होता है, और यहाँ पर x जो है चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेरा हुआ है, तो इसका जो संख्या होगा वो होगा 2n। तो यहाँ पर x और z का जो रेशियो आ रहा है वो जो है आपका 2:1 आ रहा है। इस वजह से इसका जो सूत्र होगा यौगिक का वो होगा X2Z। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे 27 नंबर का। तो 27 नंबर पर जो क्वेश्चन दिया है वो है आपका FCC संरचना में प्रत्येक कण के चारों ओर कणों की संख्या होती है। तो इसमें जो है प्रत्येक कोण के चारों ओर जो संख्या होती है कणों की वो होता है 12, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर भी राइट है। Na धातु सेल कोर 4.29 एंगस्ट्रॉम के साथ अंतः केंद्रित घनीय जालक संरचना में क्रिस्टलीकृत होती है। Na परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को पता है कि BCC में जो फार्मूला होता है, अंतः केंद्रित मीन्स BCC। अब BCC में जो फार्मूला होता है रेडियस के लिए वो होता है स्मॉल r = √3/4 × a। तो इस पर जो है जब हम लोग कोर की लंबाई को रख देंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, तो हल करने के बाद हमें मिल जाएगा फाइनली 1.857 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इस वजह से 28 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। 1 ग्राम NaCl के घनीय क्रिस्टल में कितने इकाई सेल उपस्थित होंगे। इसमें हमें जो है यूनिट सेल की संख्या बतानी है कि कितने यूनिट सेल इसमें उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर यूनिट सेल की संख्या निकालने के लिए हम एक फार्मूले का यूज करेंगे, और वो फार्मूला है आपका होता है यूनिट सेल इक्वल 1/4 × W × Na अपॉन कैपिटल M। यहाँ पर जो है जो स्मॉल w होता है वो आपका द्रव्यमान है, और जो Na है वो है आपका अवोगाद्रो की संख्या, और अपॉन में जो कैपिटल M लिखा हुआ होता है वो आपका होता है अणु भार। तो इस फार्मूले से जब हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे इसके वैल्यू को, तो हमें फाइनली मिल जाएगा 2.5735 × 10⁻21 यूनिट सेल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 2.57 × 10⁻21 इतने यूनिट सेल होंगे 1 ग्राम NaCl के घनीय क्रिस्टल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। NaCl में Na+ आयन की समन्वय संख्या है। तो NaCl में Na+ आयन की जो समन्वय संख्या होती है वो होता है 6, इसलिए हमारा 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। फिर अगले क्वेश्चन 31 की बात करेंगे। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। अगर NaCl क्रिस्टल की संरचना की बात करें तो इसका जो संरचना होता है FCC टाइप का, यानी फलक केंद्रित घनीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्न में से कौन सी स्थिति ठोस अवस्था में पदार्थ के अस्तित्व को पुष्ट करती है। उच्च तापमान, निम्न तापमान, उच्च तापीय ऊर्जा, दुर्बल सहसंजक बल। यहाँ पर अगर उच्च तापमान होगा तो वह पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं होगा। ठोस अवस्था में होने के लिए उसका टेम्परेचर निम्न होना चाहिए। तो इस वजह से 32 का ऑप्शन नंबर बी सही है, निम्न तापमान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुणधर्म क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। ऑप्शन है इसके लिए गलन की नियत व चारित्रिक ऊष्मा, इसके बाद है समदैशिक प्रकृति, वास्तविक ठोस, संपूर्ण क्रिस्टल में घटक कणों की व्यवस्था का एक नियमित अवधि वाला पुनरावृत्त पैटर्न। तो जो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस के गुण होते हैं, इनकी जो गलन ऊष्मा होती है वो भी आपका निश्चित होता है, यानी नियत होता है, और इसकी जो चारित्रिक ऊष्मा होती है वो भी आपका नियत होता है। तो यहाँ पर जो है जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में समदैशिक प्रकृति। तो समदैशिक प्रकृति ये जो है अक्रिस्टलीय ठोस में देखा जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का गुणधर्म नहीं है।
समदैशिक प्रकृति, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 34 में, निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, उसमें से हमें बताना है। फर्स्ट है ग्रेफाइट, सेकंड में है क्वार्ट्ज कांस, इसके बाद है क्रोमेलम और फिर है सिलिकॉन कार्बाइड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ये तो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नेटवर्क सॉलिड है। तो ये जो क्वार्ट्ज कांस दिया हुआ है यही ऑप्शन हमारा अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है, इन्हें हम आभासी ठोस बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 35 और 35 में है क्वार्ट्ज कांस के अपवर्तन गुणांक के मान के बारे में क्या सही है। अगर हम क्वार्ट्ज कांस के अपवर्तन गुणांक के बारे में बताएं तो इसमें जो है सभी दिशाओं में समान, ये बात सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 36, अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम बात करें कि अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में वो कौन सा चीज़ लिखा हुआ है जो सही नहीं है, प्रकृति होता है वो विषमदैशिक नहीं होता है। तो आपका 36 का उनकी प्रकृति विषमदैशिक होती है, ये वाला ऑप्शन असत्य है, ये कथन सही नहीं है अक्रिस्टलीय ठोस के लिए। फिर हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 37 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है आपका क्रिस्टलीय ठोसों के सटीक गलनांक शार्प मेल्टिंग पॉइंट खाली स्थान कारण से होता है। पहला है, इसमें क्रिस्टलीय जालक में छोटी दूरी पर घटक कणों की एक नियमित व्यवस्था देखी जाती है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में क्रिस्टल जालक में बड़ी दूरी पर घटक कणों की एक नियमित व्यवस्था देखी जाती है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होता है। अगला है 38, क्रिस्टल में आयोडीन अणु खाली स्थान के द्वारा बंधे होते हैं। तो जो क्रिस्टल में आयोडीन अणु होते हैं वो लंदन फोर्स से आकर्षित रहते हैं, उसी से ये जुड़े होते हैं, इसलिए 38 का ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नेक्स्ट है 39 में है निम्न में से कौन सा नेटवर्क ठोस है। तो नेटवर्क ठोस का एग्जाम्पल है हीरा, इसलिए 39 का ऑप्शन सी सही है। 40 नंबर, निम्न में से कौन सा आयनिक ठोस का गुणधर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है गलित अवस्था में विद्युतीय चालकता का अत्यंत निम्न मान। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है वही ऑप्शन आपका सही है, यही आपका आयनिक ठोस का गुणधर्म नहीं है, इसलिए 40 का ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।